मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो महाद्वीप में हम लोग आज जो है हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अब तक हम लोगों ने यूरेशिया का अध्ययन कर लिया है, यूरोप और एशिया का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके बाद में आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो किससे अलग होता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से, यूरोप और अफ्रीका से, अटलांटिक महासागर से अलग होता है। इस नक्शे में आप देख सकते हो बीच में एस आकार का जो मानचित्र, वो ये समुद्र है, महासागर है, ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर इसको अलग करता है यूरोप और अफ्रीका से। अब यहाँ पे जो जातियाँ हैं, यहाँ के जो लोग हैं उत्तरी अमेरिका के, ये एक्चुअल यहाँ के लोग नहीं थे। एक्चुअली जब साम्राज्यवाद का समय चल रहा था, देखो 1400 से लेकर के 1500 का जो समय था लगभग जो है 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का समय था, वो एक्सपीडिशन का समय कहलाता है। अन्वेषण, खोजो और अन्वेषण का समय, खोज हुए हैं इस समय, दुनिया की नई नई दुनिया की खोज हुई है। तो देखो, आपको पता होगा 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री रास्ते से खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। लेकिन उसके पहले 1492 ईस्वी में इटली का एक नाविक था, वो चलता है भारत की खोज करने के लिए, ईस्ट इंडीज़ की खोज करने के लिए पूरब की तरफ चलता है कि हम पूरब जाएंगे और इंडिया जैसे देशों की खोज करेंगे समुद्र के रास्ते। पहले तो जो है स्थल मार्ग के रास्ते पैदल और घोड़ों के सहारे यात्रा होती ही थी, लेकिन समुद्र के रास्ते जो है ये इटली का, अभी यहाँ पे देख सकते हो इटली से अगर कोलंबस चला होगा तो किस तरीके से चला होगा? नाव के सहारे। पहले कहाँ गया होगा? भूमध्य सागर में। फिर भूमध्य सागर से कौन से जल संधि से निकला होगा? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर को। तो भूमध्य सागर से जो प्रवेश द्वार है जिब्राल्टर, वहाँ से निकला होगा और वहाँ से निकल करके समुद्र में गया दिशा भूल, समुद्र में गया दिशा भूल, महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसको जाना चाहिए दक्षिण में इस तरफ, अफ्रीका होते हुए भारत आने के लिए इधर आना। ये वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज वाला क्षेत्र था और भारत वाला, तो आना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये गलती से कहाँ चला गया? सीधे चला गया, सीधे पश्चिम की तरफ चला गया। कौन? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये यहाँ से निकल करके सीधे कहाँ चला गया? उत्तरी अमेरिका चला गया। उत्तरी अमेरिका में एक द्वीप है जिसका नाम है बहामा। क्या नाम है? बहामा। और मैंने बताया था बहामा और मैक्सिको से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी महाद्वीप के दो देशों से गुजरती है। कहाँ से? मैक्सिको और बहामा से। तो मैक्सिको और बहामा से पहले वो जो है बहामा पहुंच गया और बहामा जा करके उसने कहा कि यही शायद हो जो है ईस्ट इंडीज। तो वो जब वहाँ पे जानकारी किया तो पता चला ये तो हम गलत आ गए, दूसरी जगह आ गए। तो ये इस तरीके से इसने सबसे पहले जा करके उत्तरी अमेरिका का पता लगा लिया। किसने? कोलंबस ने। कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका का, लेकिन उस समय उसका नाम नहीं रखा गया अमेरिका। पता तो लगा लिया और खोज कर लिया यूरोपियों ने, तो इसको नाम रख दिया गया नई दुनिया। क्या नाम रख दिया गया? नई दुनिया। क्योंकि इनके लिए तो नई थी, अभी तक तो ये इधर ही रहते थे, इस पूरे क्षेत्र से इनका व्यापार होता था प्राचीन समय से। स्थल मार्ग के माध्यम से यूनान का व्यापार था और जो सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया और इन सभ्यताओं से जो रोमन सभ्यता का व्यापार होता था। ग्रीक, यूनान और रोमन सभ्यताएं थी यूरोप में, पूर्वी यूरोप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है जब ये इसकी खोज कर ली, पता चल गया, तो इसके बाद में इटली का ही एक व्यापारी, पहले व्यापार के ही पर्पज से लोग बाहर जाया करते थे, तो एक इटली का ही एक व्यापारी चलता है अमेरिगो वेस्पुसी। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुसी। वो चलता है तो वो पूरा चक्कर मारता है, तो वो कहता है कि एक जो है उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिणी अमेरिका है। एक उत्तरी अमेरिका है और एक, दो महाद्वीप हैं जो एक उत्तर में और एक दक्षिण में है। तो उसका नाम अमेरिगो था। क्या नाम था? अमेरिगो।
तो उसी के नाम पर इन दोनों महाद्वीपों का नाम पड़ गया अमेरिका महाद्वीप। क्या महाद्वीप? अमेरिका। अब उत्तर में है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण में है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो इस तरीके से अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से इन दोनों महाद्वीपों का नाम पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर जब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से किससे अलग होती है? यहाँ पर एक स्थल संधि, जैसे जल संधि होती है। जल संधि क्या होती है? जिसको स्ट्रेट बोलते हैं। जल संधि का मतलब होता है दो बड़ी जलराशियों को मिलाने वाले जो है संधि, जल संधि कहलाती है। ऐसे ही दो बड़े भूमि राशियों को मिलाने वाला जो है एक छोटी जो है संधि क्या कहलाती है? स्थल संधि, या उसको इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। तो स्थल संधि यहाँ पर जो है पनामा, ये कौन सा देश है? पनामा। ठीक है, पनामा एक पतला सा देश है जो कि दो बड़े महाद्वीपों को मिलाता है। किसको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो पनामा स्थल संधि किसको मिलाता है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। ठीक, तो ये पनामा स्थल संधि अलग कर दिया उत्तरी अमेरिका को। और उत्तर में जो है यहाँ पर एक जल संधि है। यहाँ पर क्या है? जल संधि, जिसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। जिसको क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि एशिया से किसको अलग करता है? उत्तरी अमेरिका को। भाई आप इसमें ग्लोब में देख लो, ये वाला हिस्सा देखो, इधर क्या है? उत्तरी अमेरिका जो पीला सा दिख रहा है, और इधर वाला पीला वाला भाग क्या है? रूस का भाग है। थोड़ा सा गैप है ना, तो इस गैप में जो पानी का जो हिस्सा है जो भरा हुआ है, गैप दिख रहा है इस तरीके से, ये गैप, तो ये गैप क्या कहलाती है? जल संधि, स्ट्रेट। और इस जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। यहाँ देखो ये क्या है? बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है? उत्तरी अमेरिका को एशिया से। और एशिया का कौन सा भाग है? ये रूस, जो साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया। तो पूर्वी रूस का हिस्सा जो साइबेरिया है, पूर्वी साइबेरिया वाला हिस्सा है, वो उत्तरी अमेरिका से अलग हो जाता है। देखो, जब इंसान यहाँ से चले थे अफ्रीका से, ऐसा माना जाता है, अभी मतलब इस पे वैज्ञानिक जो है बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं। उनका ऐसा मानना है कि मानव की जो उत्पत्ति है, मानव का जो उद्भव है, कहाँ से हुआ है? अफ्रीका में, इथोपिया के आसपास इस वाले क्षेत्र में हुआ है। अब यहाँ से मानव जो है इस तरीके से चला है। ठीक, अब ऐसे जा करके और यहाँ से फिर यहाँ फलांग गया है, यहाँ से आकर के यहाँ, और यहाँ से प्रवेश करके ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में फैल गया है, पैदल चलते चलते। और पैदल क्यों चलता था? खानाबदोश जीवन था उनका। क्या था? खानाबदोश। खानाबदोश मतलब खाने के लिए दर दर भटकते रहना, खाने के लिए दर दर भटकने रहना। और पहले का इंसान खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए करता था। भाई शिकार करके ही खाना खाता था। तो शिकार करने के लिए पता चला जो है किसी जानवर के पीछे लग गया इंसान, अब वो चला गया, दूर तक निकल गया, अपने कुनबे को भूल गया पीछे। भाई दिशा सूचक यंत्र था नहीं, दिशा का ज्ञान नहीं था, जंगल ही जंगल थे, जंगल में फंस गया, दिशा भूल गया, किधर जाना है। हमारे सोसाइटी के लोग, तो समाज था ही नहीं, मतलब हमारे तरीके के जानवर जो थे, इंसान मतलब जानवर ही था उस समय, हमारे तरीके का जानवर अब कहाँ रह गया? वो छूट गया। तो फिर वो और आगे खोज करते हुए चला गया, अपने जो है कुछ नए प्रकार के प्राणी मिले होंगे, यहाँ से चला होगा, काला रहा होगा, यहाँ पे कुछ गोरे लोग मिल गए होंगे। ठीक है, गोरे इंसान। भाई मैंने बताया ना, जलवायु पूरी तरीके से इंसानों के कलर को चेंज करती है ना, प्रभावित करती है। यहाँ आसपास जो इक्वेटर के आसपास वाले इंसान होंगे वो क्या होंगे? काले होंगे। और उसके उत्तर जैसे जाएंगे बिल्कुल कलर चेंज होता चला जाएगा, गोरे होते जाएंगे। ज़्यादा उत्तर बर्फ़ में आ जाओगे तो बिल्कुल भभूखा हो जाएगा, लाल लाल। आप एक खरोंचा मार दोगे तो खून निकल आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हो, कश्मीर वगैरह के लोग आते हैं, देखते होंगे कश्मीर वगैरह के लोग कितने जो है एकदम बिल्कुल वाइट से होते हैं, मतलब ब्लड दिखाई देता है उनका जो है अंदर का, तो वो वाइट ही होते हैं मोस्टली। तो इस तरीके से जो है ये इंसान यहाँ तक फैल गया। लेकिन यहाँ पर जो यूरोप के लोग ही जाकर बस गए, इंग्लैंड के, स्पेन के, फ्रांस के, ये सब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बस गए हैं। ठीक, तो अब उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड के और यूरोप के ज़्यादातर देशों के लोग बस गए, इसलिए उत्तरी अमेरिका क्या हो गया? विकसित हो गया। अब इसमें जो मुख्य देश हैं, लगभग 22-23 देश हैं इसमें। ठीक, छोटे छोटे द्वीप समूह और बड़े देश सब मिलाकर के कितने हैं? 22 देश हैं। लेकिन मुख्य जो मुख्य भूमि पर है इसमें जो है 10 देश हैं। एक तो कनाडा है, कनाडा, और उत्तरी अमेरिका वो संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई इसको हम अमेरिका भी कह देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे क्या आम बोलचाल की भाषा में अमेरिका कहते हैं। तो अब लेक्चर में हम अमेरिका का ही नाम लेंगे। तो अमेरिका का अगर नाम लेते हैं तो यहाँ पर किस देश की बात हो रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये एक संघ है ये। तो इस तरीके से ये जो है 50 राज्यों का संघ है, और एक मैक्सिको है। ये 3 तो बड़े बड़े देश आपको दिखाई दे रहे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ठीक, और यहाँ पर अलास्का है। यहाँ पर क्या है? अलास्का।
अब इसके नज़दीक कौन सा देश है ये? रूस। तो ये पहले किसके हाथ में था? रूस के हाथ में था। अलास्का किसके हिस्से में था? रूस के हिस्से में था। लेकिन बाद में रूस ने अलास्का को किसको बेच दिया? अमेरिका को। कुछ पैसे ले लिए होंगे, बेच दिया। और बेचा क्यों था? क्योंकि ये दोनों भाई बड़े शांत प्रिय थे, कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका दोनों शांत प्रिय देश हैं। दुनिया की सबसे शांत जो आपकी सीमा है वो कौन सी है? कनाडा और अमेरिका की। यहाँ पे कोई सैनिक, कोई सेना कुछ नहीं लगी इस बाउंड्री पे, आराम से भाईचारे के साथ रहते हैं यहाँ। तो इसने सोचा, रूस ने, कि अगर इन दोनों को लड़ाना है तो ये वाला हिस्सा वैसे तो देना चाहिए किसको? कनाडा को, क्योंकि कनाडा के नज़दीक है। लेकिन किसको दे दिया? अमेरिका को दे दिया कि दोनों अब यहाँ फाइट करें, लड़ाई करें। क्योंकि उस समय शीत वार चल रहा था। शीत युद्ध किन दोनों के बीच चल रहा था? अमेरिका और रसिया के बीच। तो इसने सोचा इसकी पावर को कम करना है, दोनों को लड़ाना है। अगर ये लड़ जाएंगे यहाँ तो हम और शक्तिशाली होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसने चालाकी से अलास्का को किसे बेच दिया? अमेरिका को बेच दिया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा देखो, रंग भी पीला दिख रहा है और यहाँ भी ये रंग पीला है। तो ये वाला अलास्का वाला भाग किसका है? अमेरिका का। और अलास्का जो है इसका एक स्टेट है, प्रोविंस है। किसका? वो अमेरिका का। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है अलग से इसका मानचित्र देखते हैं उत्तरी अमेरिका का। तो ये देखो, ये थोड़ा सा हमको जो है 15 मिनट जो है मेहनत करनी पड़ती है पहले से आकर के बोर्ड पे। तो ये बना लिया है मैंने। अब इसमें देखो, आप उत्तर में देखोगे आर्कटिक सागर है। उत्तर में क्या है? आर्कटिक सागर। और पश्चिम में पैसिफिक सी प्रशांत महासागर। और पूरब में अटलांटिक महासागर। भाई पूरब में यही तो है। इस तरीके से आप इमेज देखो, पूरब में क्या है इसके? अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर। ठीक, और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर क्या है? पनामा इस्थमस है। पनामा स्थल संधि है। क्या है? पनामा स्थल संधि। और उत्तर साइड में इधर बेरिंग जल संधि है। इधर क्या है? बेरिंग जल संधि। तो ये इसकी क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। उत्तरी अमेरिका की ये क्या हो गई? बाउंड्री हो गई। अब इसमें जो मुख्य देश है कनाडा है। इस उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है? कनाडा ही है। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये दोनों देश इसी में हैं। दो बड़े बड़े देश दुनिया के यहीं पर हैं। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। और फिर इसके बाद में ब्राज़ील है। अब देखो यहाँ पर जो सीमा है ये बिल्कुल पटरी से खींच दी गई है। बिल्कुल पटरी से खींच दी गई। और मैं बताया था जो ग्लोब पर पूर्व पश्चिम की दिशा में खींची जाती है रेखा, उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। पूर्व पश्चिम दिशा में ग्लोब पर जो रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं उसको कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा। या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? अरे इसको समांतर रेखा भी बोलते हैं, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका, अब जब दोनों में विवाद ही नहीं है तो दोनों ने मिल बांट करके 49 पैरेलल को अपनी सीमा रेखा मान ली। क्या मान लिया? सीमा रेखा। 49 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, 49 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ है? ये उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो 49 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या इन्होंने मान लिया? सीमा मान लिया, कनाडा और अमेरिका ने। यहाँ तो उत्तरी अक्षांश डिग्री की जो पैरेलल लाइन है वो होगी। लेकिन यहाँ 5 महान झील हैं। 5 क्या है? महान झील हैं। ग्रेट लेक्स बोलते हैं इनको, महान झील बोलते हैं। तो ये 5 महान झील जो है ये सीमा बनाते हैं कनाडा और अमेरिका के बीच, कनाडा और यूएसए के बीच 5 झील ये सीमा बनाते हैं। अब जब झील किसी देश के बीच में पड़ेगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय जल संधि होती है। दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय जल संधि होती है तो उसके तहत ये कहा जाता है कि इस झील का जो भी दो देशों के बीच की जो झील होगी उसका जल जो है दोनों देश बराबर बराबर यूज करेंगे। भाई उससे बिजली बनाएंगे, उससे सिंचाई करेंगे। भाई जल तो जीवन है। तो इसलिए यहाँ पे शांतिपूर्वक जो है ये लोग इन 5 झीलों का, खास 5 नहीं, ये 4 झील जो है, एक झील तो जो है इसके पास ही है, मिशिगन झील किस में है? यूएसए में है। ठीक, अभी इसका अलग से नक्शा बनाएंगे। तो ये 5 झील कौन कौन से हैं? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। 5 झील हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम, इसमें क्रम लगाने के लिए आया जाता है। जो ग्रेट लेक्स हैं इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स, महान झील। इनको क्या बोलते हैं? महान झील, ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स कितने हैं? 5 हैं। ग्रेट लेक्स कितने हैं? 5 हैं। और पश्चिम से पूर्व इनकी स्थिति क्या है? पहले सुपीरियर है, फिर उसके बाद में मिशिगन है,
फिर इसके बाद में ह्यूरन है, और फिर इसके बाद में इरी है, और फिर ओंटारियो है। ये 5 झील इस तरीके से हैं। लेकिन अगर झील के नाम आपको याद रखने हैं तो होम्स याद रखो। क्या याद रखो? होम्स, HOMES, होम्स। इसमें 5 नाम आ जाएंगे। H फॉर ह्यूरन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर इरी, और S फॉर सुपीरियर। अब सुपीरियर इसका नाम है, सुपीरियर इसका नाम है तो सुपर होगा, ये सुपीरियर नाम है तो सुपर होगा। तो 5 झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर है। 5 झीलों में सबसे बड़ी कौन सी झील है? सुपीरियर। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है सुपीरियर। तो ये आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठा पानी कौन सा होता है? जो हम पी सके वो मीठा पानी है। ठीक है, हमारी नदियों का पानी जो हम आसपास हैं वो सब मीठा पानी होता है। हम डुबकी लगाने जाते हैं और पी भी लेते हैं। हमारे क्षेत्र में जो है कुछ हमारे भाई बंधु हैं, जो मुस्लिम भाई बंधु हैं, वो रोज़ा रखते हैं। हमारे दोस्त भी हैं का, तो उनमें रोज़ा में क्या है, पानी भी नहीं पी सकते हैं। और वो एक बताया करता था हमारा दोस्त कि यार हमारे अब्बा जो है जान पाएंगे तो मारेंगे, तो चुप्पे नहाने जाते थे तलवा में, उसे डुबकी मारते थे, पी लेते थे पानी। तो इस तरीके से जो है यहाँ इसका पानी मीठा होता है। तो अब ये इधर से ये पानी बहते हुए इधर एक नदी है। इधर कौन सी नदी है? एक नदी है लॉरेंस नदी। एक कौन सी नदी है? लॉरेंस नदी। तो ये लॉरेंस नदी और ये झील, ये सब क्या बनाती हैं? उत्तरी कनाडा और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती हैं। ठीक, अब ये झील का पानी इधर से ऐसे निकलते हुए लॉरेंस नदी में आ जाता है, सेंट लॉरेंस नदी में। तो अब इधर से आएंगे तो इस नदी में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? सबसे पहले एक प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि जो ग्रेट लेक्स हैं, उन ग्रेट लेक्स में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगी? कौन सा पूरब में है? ओंटारियो है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सबसे पूरब में होगा वहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होगा। और पूरब में सबसे कौन सा है? ओंटारियो। और सूर्योदय कहाँ होगा? नहीं, कौन से झील में होगा? सुपीरियर झील में। ओंटारियो झील से सूर्य निकलेगा और सुपीरियर झील में डुबकी लगाएगा, अस्त हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है कभी किसी एग्जाम में। अभी आपने दिमाग में ये चीज़ बना ली है कि पश्चिम से पूरब का क्रम क्या है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। तो ओंटारियो से सूरज निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये तो ताजे पानी की झील होगी। जैसे जैसे हम पूरब की तरफ आएंगे वैसे वैसे झीलों में जो नमक की मात्रा है, लवणता की मात्रा है, वो बढ़ती जाएगी। तो इन झीलों में सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा कहाँ पाई जाएगी? ओंटारियो में। सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा कहाँ पाई जाएगी? ओंटारियो में। ठीक, तो इस तरीके से ये 5 झील हो गए जिनको बोलते हैं 5 ग्रेट लेक्स। इनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। अब इनमें कुछ शहर भी हैं। इन ग्रेट लेक्स पे कुछ शहर हैं, उनकी विशेषताएं हैं जो हम बाद में जब उद्योगों का अध्ययन करेंगे विश्व के, तो वहाँ पर अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लो, जो सुपीरियर झील है यहाँ पर एक शहर है डुलुथ। क्या नाम है उसका? डुलुथ नाम है। ठीक है, औद्योगिक शहर है, डुलुथ है। और यहाँ पर एक शहर है शिकागो। मिशिगन पर एक शहर है शिकागो, और इसी के नीचे, मिशिगन के नीचे ही निचले पॉइंट पे एक शहर है गैरी। निचले शहर यहाँ पे गैरी है। और इसके अलावा जो इरी है, इरी पे एक शहर है डेट्रॉइट। ठीक है, डेट्रॉइट जो कि इसके लिए कारों के लिए जो कार निर्माण होते हैं, मतलब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी है। तो इस तरीके से ये कुछ शहर हैं जो इनके सहारे स्थित हैं। और इसके अलावा एक नियाग्रा नामक जलप्रपात है। नियाग्रा नामक जलप्रपात है जो विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है, नियाग्रा। तो प्रश्न आता है, नियाग्रा जलप्रपात ग्रेट लेक्स में किन 2 झीलों के बीच में स्थित है? तो इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। और एक नहर है सूनहर। एक नहर है सूनहर। सूनहर किन झीलों के बीच में स्थित है? किन झीलों को जोड़ता है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सूनहर। कौन सा नहर? सूनहर। और इन 5 झीलों में एकमात्र झील कौन सी है जो केवल अमेरिका में स्थित है, अर्थात यूएसए में स्थित है? वो है मिशिगन। मिशिगन की पूरी बॉडी किस में स्थित है? अमेरिका में। तो 5 झीलों में एक झील ऐसी भी है जो सीमा नहीं बनाती है कनाडा और अमेरिका के बीच। वो किस में स्थित है? अमेरिका में। ठीक, तो ये तो यहाँ की झीलें हो गई जो इसकी सीमा बनाती हैं, किसकी? कनाडा की और अमेरिका की। यहाँ पर
मैक्सिको है, मैक्सिको और अमेरिका के बीच भी ज़्यादा सीमा विवाद नहीं है, लेकिन अभी एक सन की शासक आ गया था, सन की राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसका क्या नाम था, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प इतना सन की था। अब मैक्सिको तो पिछड़ा देश है, भारत से भी गया गुजरा है, तो यहाँ के लोग बेचारे साइकिल पाइकिल से अमेरिका चले जाते थे काम वाम करने, और इसने एक दीवार खड़ी कर दी, कहा तुम आने नहीं देंगे तुमको अपने देश में, दीवार खड़ी कर दी यहाँ पर आते ही जो है। तो इस तरीके से जो है इसने कुछ ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर इस सीमा पे भाई ये गरीब है बेचारे, इनको क्या मतलब है, क्यों लड़ेंगे इनका, तो अगर ये लड़ेंगे तो अमेरिका कहेगा तुम यहाँ से तुम्हारी सीमा है, अब हम तुम्हारी सीमा कर्क रेखा से ले लेंगे, कर्क रेखा पे आकर के जो है ले लेगा, लेकिन शांत बैठे रहते हैं। तो इनकी ये तो बाउंड्री जो है बनाई है, लेकिन यहाँ पर एक नदी है रियो ग्रांडे नदी है, जो इनकी नेचुरल बाउंड्री बनाती है, किसकी, अमेरिका और मैक्सिको के बीच। अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक नदी है रियो ग्रांडे, जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक, प्राकृतिक बाउंड्री बनाती है। जो रियो ग्रांडे नदी है वो आकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, कहाँ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर के गिर जाती है। इसके बाद में ये तो 3 देश हो गए, इसके बाद में 7 देश यहाँ पर हैं, छोटे छोटे हैं, ये किजबिजिया से हैं छोटे छोटे, जो कि ये किसमें, मध्य अमेरिका में है, किसमें है, मध्य अमेरिका में है, लेकिन ये पूरा उत्तर अमेरिका का भाग कहलाता है। महाद्वीप की बात करेंगे तो उत्तर अमेरिका में है और ये मध्य अमेरिका में है। 7 देश कौन कौन से हैं, तो ये ग्वाटेमाला है, क्या है, ग्वाटेमाला, और इसके ऊपर एक डिबिया सी है बेलीज, ये क्या है, बेलीज, और इसके बगल में है होंडुरास, क्या है, होंडुरास, और इसके नीचे है अल सल्वाडोर, क्या है, अल सल्वाडोर, और इसके बगल में निकारागुआ, इसके बगल में है निकारागुआ, और यहाँ कोस्टारिका, यहाँ क्या है, कोस्टारिका, और ये पनामा, ये क्या है, पनामा। पनामा में एक नहर इन्होंने इसका इतना सा ये गर्दन सा भाग है ना, गर्दन की तरीके से, तो इन्होंने अपने गर्दन को काट दिया, पनामा वालों ने अपने गर्दन को काट दिया और उससे कमाई कर रहे हैं, गर्दन काट करके कमाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहर बना दिया, पनामा नहर। क्या नहर बनाया गया, पनामा नहर। जैसे हमने बताया था सुएज नहर अफ्रीका में है, हालांकि सुएज नहर पे भी ज़्यादा चर्चा मैंने नहीं की है, वो अफ्रीका पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा नहर बना दिया, पनामा नहर। अब देखो पनामा नहर के बनाने से कितना फायदा हुआ। अभी जो है जो व्यापारी हैं, अभी पनामा नहर नहीं था तो मान लेते हैं जो यूरोप के व्यापारी हैं, यूरोप के यहाँ वाले, ये जहाज़ से लदा हुआ सामान ले चलेंगे, या तो फिर यहाँ ला करके अपना सामान उतारें, बड़े जहाज़ से सामान उतारें, फिर ट्रक से जो है इधर आए प्रशांत महासागर की तरफ लादा फांदी करेंगे, या फिर ये इसका चक्कर लगाएं, या फिर ये दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा करके फिर इधर आएँ, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, पनामा ने। उसने कहा हम अपना गर्दन काट करके एक नहर बना देंगे, और इस नहर से जो भी जहाज़ जाएगा यूरोप से, या फिर अब इधर से ही पूर्वी अमेरिका वाला, पूर्वी अमेरिका के आदमी अगर जहाज़ के रास्ते से इधर आना है, इस तरफ आना है, तो फिर इनको आसान हो जाएगा यहाँ से जाने में। अब यहाँ से जाएंगे पनामा नहर से, तो पनामा उसने भाई मेहनत किया है, पनामा ने नहर बनाया है, तो फिर इन तो जाने नहीं देगा, तो जैसे ही आओगे बस शुल्क ले लेंगे हम। तो कमाई कर रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का ज़्यादातर हिस्सा किससे कमाता है, पनामा नहर से कमाता है, ठीक है। तो पनामा नहर इसने बना दिया, कहाँ पर, पनामा इस्थमस को काट करके, पनामा स्थल संधि को काट करके इसने एक नहर बना दिया, पनामा नहर, ठीक। तो पनामा नहर, अब ये प्रश्न आता है कि पनामा नहर किन को जोड़ता है, किन महासागरों को जोड़ता है। तो इधर कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, और इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। तो इस तरीके से 7 देश तो यहाँ हो गए। तो ये 10 देश इस पे मुख्य क्षेत्र पर हैं। इसके अलावा छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जैसे यहाँ पर बहामा है, बहामा जो मैंने बताया था कर्क रेखा पर स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित है। इसके अलावा क्यूबा है, इसके अलावा क्या है, क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो इस तरीके से 7-8 देश इधर भी हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, और ये सब मिलाकर के क्या कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज। सब मिलाकर क्या कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज, ठीक। ये वेस्ट में है, अंग्रेजों के मतलब यूरोप के वेस्ट में है, इसलिए इनको क्या कहा गया, वेस्ट इंडीज। भाई वेस्ट इंडीज नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो कोलंबस था वो इंडीज खोजने गया था। क्या खोजने गया था, इंडीज। और कौन सा इंडीज, पूर्वी इंडीज, पूर्वी इंडीज, जो इंडिया और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, उधर जाना था उसको, और वो गलती से आ गया कहाँ, बहामा आ गया। तो कहा अब आ गए हैं तो इसका नाम ही रख देते हैं, तो उसने उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज, क्योंकि वेस्ट में पहुंच गया तो उसका नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज। इस तरीके से इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया। तो ये वेस्ट इंडीज हो गया। अब यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ भी हैं, यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ भी हैं, जैसे ये वाला हिस्सा,
इस तरीके से घुसा हुआ। मैंने खाड़ी और उसमें अंतर बताया था ना, क्रीक मतलब क्रीक है, गल्फ है और बे है। क्रीक, गल्फ और बे। क्रीक सकरा होता है, गल्फ उससे थोड़ा चौड़ा होता है और बे ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ये जो है गल्फ, ये मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर छोटी सी खाड़ी है जिसको बोलते हैं चेसापीक खाड़ी। कौन सी खाड़ी? चेसापीक खाड़ी। चेसापीक खाड़ी के उत्तर में यहाँ पर अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी राजधानी स्थित है वाशिंगटन डीसी। उत्तरी अमेरिका, ये अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी चेसापीक खाड़ी के उत्तर में स्थित है। चेसापीक खाड़ी के उत्तर में स्थित है। अब डीसी का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन तो एक नाम हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें डी और सी, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। डीसी दो शब्द हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी इसकी क्या हो गई? राजधानी। अब देखो ये इसका जो पूरब वाला हिस्सा है अमेरिका का और कनाडा का, ये पूरब वाला हिस्सा ज़्यादा विकसित है, पश्चिम की अपेक्षा ये ज़्यादा विकसित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यूरोपीय आकर के यहीं बस गए, यूरोपीय बस्ती यहीं बस गए। अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ न्यू इंग्लैंड का नाम रख दिया। इस पूर्वी तट को क्या कहा? न्यू इंग्लैंड कहा। यहाँ पर इन्होंने एक नया द्वीप खोज लिया तो इसको न्यू फाउंडलैंड कह दिया। क्या कह दिया? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, नया द्वीप प्राप्त किया हमने। फाउंड मतलब खोजना, प्राप्त करना, तो ये न्यू फाउंडलैंड हो गया। ठीक, अब ये सेंट लॉरेंस नदी है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहाँ पर आकर के गिरती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस किसके बीच में है? कनाडा और न्यू फाउंडलैंड के बीच। और न्यू फाउंडलैंड किसका हिस्सा है? कनाडा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कनाडा का हिस्सा है। कौन? न्यू फाउंडलैंड। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एक चेसापीक खाड़ी है और यहाँ पर एक खाड़ी है फंडी की खाड़ी। यहाँ पर एक खाड़ी है फंडी की खाड़ी है। कहाँ पर है? अमेरिका में। अमेरिका में एक फंडी की खाड़ी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे फंडी की खाड़ी की, क्योंकि हाँ सबसे उच्च ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, लगभग 18 मीटर ऊंचे ज्वार यहाँ आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार यहीं आता है। कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में। और फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अब ये उच्च ज्वार आते क्यों हैं? तो नक्शे पे देखो आप, इधर एक चोंच सा निकला हुआ है ना, कौवा का चोंच निकला हुआ इधर ये है। अब इसमें क्या होगा? जैसे ही अब ज्वार कैसे आते हैं? चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से जो है पानी खिंच जाता है। अब जैसे ही पानी यहाँ का खिंचा और हलचल उत्पन्न हुआ समुद्र में, वैसे ही धाराएं इधर टकराएंगी, फिर यहाँ से ज़्यादा टक्कर जोर मारेगी, जैसे इस तट से टकराई, फिर इधर से भाई जो है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है ना फिजिक्स में, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो जैसे ही इस पे टकराई, उसने प्रतिक्रिया दिया, उधर से प्रतिक्रिया दिया। और इधर ये है, यहाँ पर है हैलीफैक्स, ये द्वीप, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे एक शहर है हैलीफैक्स। अब यहाँ से इस स्थल ने क्या किया? प्रतिक्रिया दिया। प्रतिक्रिया दिया तो यहाँ से फिर से जो है इधर से प्रेशर से पानी गया और इस तट से टकराएगा, इस तट से टकराएगा तो पानी काफ़ी ऊंचा उठ जाता है, लगभग 18 मीटर तक। इसीलिए फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। भाई ज्वार तो नेचुरल तरीके से चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण से उत्पन्न हो गया, लेकिन इसको यहाँ पर जो है मॉडिफाइड कौन कर देता है? यहाँ की जो है बनावट, स्थलीय बनावट यहाँ की क्या कर देता है? ज्वार को मॉडिफाइड करके ऊंचा कर देता है। ठीक, तो इस तरीके से फंडी की खाड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर है कैरिबियन सागर। यहाँ पर क्या है? कैरिबियन सागर। ये सब कैरिबियन द्वीप के अंतर्गत आते हैं, कैरिबियन सागर है। और यहाँ पर एक सागर है जो मतलब वास्तव में किसी स्थल से नहीं घिरा है, लेकिन इसको बोलते हैं सारगैसो सागर। क्या बोलते हैं? सारगैसो सागर। इसमें देखो, यहाँ पर इस तरफ एक सागर है जिसका नाम है सारगैसो सागर। अब ये सारगैसो सागर किसी स्थल से नहीं घिरा है, ठीक, लेकिन इसको सागर कहा जाता है। इसको सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सारगैसम नामक जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सारगैसम नामक क्या पाई जाती हैं? वनस्पतियाँ। तो ये सारगैसम नामक वनस्पतियों से इस तरीके से घिरा हुआ है, सारगैसम नामक वनस्पतियों से घिरा हुआ है। अब कभी कभी जहाज जाते हैं तो इसमें फंस जाते हैं। जहाज जाते हैं, जैसे जलकुंभी नहीं है, जलकुंभी की तरीके से होगा कोई सारगैसम की जो है वो, तो सारगैसम नामक जो वनस्पतियां हैं उनमें जब जहाज जाते हैं तो फंस भी जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसीलिए इसको एक अलग से नाम रख दिया गया, क्या? सारगैसोसी। सारगैसम वनस्पतियों के कारण इसका नाम रख दिया गया सारगैसो सागर। अब सारगैसो सागर कौन से महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ये सारगैसो सागर हो गया। ठीक, और इसके अलावा
यहाँ पर आओगे तो सबसे महत्वपूर्ण खाड़ी है हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में है। और यहाँ पर एक सागर है लैब्राडोर सागर। कौन सा सागर? लैब्राडोर। ठीक। और यहाँ पर एक द्वीप है बैफिन द्वीप। देखो ये छोटे छोटे द्वीप है, टूट गए हैं। अभी ये सब हिस्से जो धंस गए हैं, यहाँ से ये द्वीप अलग हुआ होगा। भाई हमारी पृथ्वी पर जब घूर्णन होती है तो मैंने बताया कि प्लेट्स भी चलते हैं अपनी 200 किलोमीटर की गहराई पर। जो एस्थनोस्फेयर का मंडल है जो कि अर्धद्रवित पदार्थ में है, यानी जो मैग्मा है, मैग्मा के ऊपर हमारी प्लेट्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो ऊपर की प्लेट्स क्या करेंगे? घूमेंगे। तो उस तरीके से घूमने के कारण इसमें जो है लोच उत्पन्न हो जाता है और कुछ भाग टूटने लगते हैं। तो इस तरीके से ये सब छोटे छोटे जो द्वीप हैं, देखो इन्हीं में फिट करोगे तो इनमें समय फिट हो जाएंगे ना, तो ये सब इनसे टूट गए हैं, टूट करके अलग हो गए। तो यहाँ पर एक द्वीप बन गया जिसका नाम रखा गया बैफिन द्वीप। कौन सा द्वीप? बैफिन द्वीप। और ये ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब ये ग्रीनलैंड है तो कनाडा के हिस्से में है, तो कनाडा के भाग में ना, ये कनाडा है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का। और डेनमार्क कहाँ का देश है? यूरोप का। और यूरोप में भी स्कैंडिनेवियन देश है। मैंने स्कैंडिनेविया के 5 देश बताए थे। स्कैंडिनेविया के 5 देश बताए थे। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अरे रिपीट कर लिया करो, प्रश्न जा करके पढ़ लिया करो। नोट्स इसीलिए देते हैं पीडीएफ कि जो है उसको पढ़ लिया करो। भाई छोटे छोटे तो पीडीएफ होते हैं, अगर उसको आप लिखने लगोगे, टाइप कराओगे तो एक पेज में सारा खेल हो जाएगा। तो उनको पढ़ा करो, बीच बीच में रिवाइज किया करो, तभी तो काम आएगा। तो ये डेनमार्क किसका भाग है? स्कैंडिनेविया। और यहाँ की भैंसियाँ दूध खूब देती है डेनमार्क की। ठीक है, अब याद आया भाई। इसीलिए बीच में हम थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं कि याद रहे उन चीज़ों। डेनमार्क अब तुम उस तरीके से रिलेट कर लेते कि स्कैंडिनेवियाई देश है और डेनमार्क में गुरुजी ने बताया था कि भैंस ज़्यादा अच्छी दूध देती हैं, 100 लीटर की दूध देती हैं। भारत की भैंसें बिचक जाती हैं, 1 लीटर में खुश हो जाती हैं, और वहाँ की भैंस 100 लीटर दूध देती हैं। ठीक। तो ये ग्रीनलैंड किसके भाग में है? डेनमार्क के। लेकिन है वास्तव में कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का द्वीप है। ठीक। तो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में एक खाड़ी है जिसको बैफिन की खाड़ी बोलते हैं। बे ऑफ बैफिन, बैफिन की खाड़ी बोलते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो टूटा हुआ द्वीप का हिस्सा छोटे छोटे है, ये कहलाता है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। ये सब छोटे छोटे टूटे द्वीप क्या कहलाते हैं? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। ठीक। और यहाँ पर ब्यूफोर्ड सागर है। यहाँ पर क्या है? ब्यूफोर्ड सागर, जो कनाडा और जो है क्वींस आइलैंड है, इनके बीच में स्थित है। कनाडा की मुख्य भूमि और क्वीन आइलैंड के बीच का जो जल वाला भाग है क्या कहलाता है? ब्यूफोर्ड सागर। क्या कहलाता है? ब्यूफोर्ड सागर। ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ खाड़ियाँ हो गई और कुछ क्या हो गए? जो है गल्फ हो गए। अब इसमें देखो यहाँ पर एक यूकाटन चैनल है। अब चैनल आप कहोगे, एक दो चीज़ मैं कहता हूँ, एक चैनल की बात करता हूँ, एक जलसंधि की बात करता हूँ। चैनल और जलसंधि, और दोनों मैंने बताया है, दोनों क्या है? बड़ी जलराशियों को मिलाने वाली जो है छोटी जलराशि है। लेकिन कहीं पर उसको जो है चैनल कहते हैं, तो कहीं पर स्ट्रेट कहते हैं, जलसंधि या चैनल कहते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर समझ लो। जो चैनल है, चैनल थोड़ा चौड़ा होता है। चैनल क्या होता है? चौड़ा होता है। और जो स्ट्रेट है या जलसंधि है वो थोड़ा संकड़ा होता है। मतलब इनमें खाली मतलब उसकी चौड़ाई का अंतर है, बाकी है दोनों एक ही चीज़। बाकी दोनों है क्या? एक ही चीज़। जैसे इंग्लिश चैनल में बताया था, इंग्लिश चैनल जो है मुख्य भूमि यूरोप को इंग्लैंड से अलग करता है, तो वो चैनल इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर चौड़ाई अधिक है। ठीक। लेकिन छोटे छोटे द्वीपों के बीच में जो मुख्य भूमि के छोटे छोटे द्वीपों को अलग करता है वो क्या हो जाते हैं? स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर यूकाटन ये जो है ये जो और जो प्रायद्वीप होते हैं, जो जल की तरफ निकले हुए भाग होते हैं मुख्य भूमि के, वो क्या कहलाते हैं? प्रायद्वीप। तो ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है, जो इस तरीके से आप नक्शे में देख सकते हो। यहाँ पर जो निकला हुआ वो है, ये इस तरीके से चोट जो हरा सा निकल रहा है, ये कैसा, कौन सा प्रायद्वीप है? फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है ये। और ये यूकाटन प्रायद्वीप है। ये कौन सा प्रायद्वीप है? यूकाटन प्रायद्वीप। यहाँ पर यूकाटन चैनल है। यूकाटन चैनल अलग करता है वेस्ट इंडीज के द्वीपों को मुख्य भूमि से, मैक्सिको के मुख्य भूमि से। जो वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं उनको अलग कौन करता है? यूकाटन चैनल करता है। ठीक। तो ये मैक्सिको में स्थित है क्या? यूकाटन। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जो पतला सा इस तरीके से निकला हुआ है, मैक्सिको का भाग है। ठीक। और इसको कैलिफोर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। यहाँ पर कैलिफोर्निया अमेरिका में भी है, एक जो है राज्य है। और यहाँ पर
कैलिफोर्निया कहाँ है? मैक्सिको में भी है। तो मैक्सिको का कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। अब इसके बीच में जल भरा हुआ है, इसके बीच में जल भरा हुआ है, तो इसको कैलिफोर्निया की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर है गल्फ ऑफ अलास्का, ये अलास्का है जो अमेरिका का भाग है, तो यहाँ पर जो जल भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक। तो इस तरीके से ये अलास्का की खाड़ी हो गई। और ये जो है अलास्का का प्रायद्वीप हो गया, ये निकला हुआ भाग है ना, मानचित्र में देखना आप, निकला हुआ भाग ये क्या कहलाता है? अलास्का का प्रायद्वीप। और इसके अलावा इधर कुछ द्वीप अलग हो जाते हैं, इसके कुछ द्वीप अलग हो जाते हैं अलास्का के प्रायद्वीप में। आगे ये चोंच था, कुछ चोंच टूट गया होगा। अब जैसे ये चोंच टूट जाएगा तो द्वीप बन जाएगा अलग से ना, चारों तरफ जल से भर जाएगा। तो ऐसे ये चोंच निकला रहा होगा, चोंच टूट गए ऐसे घूमते घामते, तो अब चोंच टूट गए तो बीच में पानी भर गया, तो ये द्वीप बन गया। अब द्वीप बन गया तो इसका नाम रखा गया एल्यूसियन द्वीप। कौन सा द्वीप? एल्यूसियन द्वीप। तो इस तरीके से इस चोंच से टूटा हुआ द्वीप जो है कौन सा द्वीप है? एल्यूसियन द्वीप। और एल्यूसियन द्वीप जा करके इधर से यहाँ पर मिल जाता है, मतलब इसके कुछ हिस्से इस तरीके से रूस वाले जो यूरेशिया वाला भाग है यहाँ पर आकर के फैला हुआ यहाँ तक। अब यहीं से मैंने बताया था, इसी के आसपास से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? 180 डिग्री की देशांतर रेखा। क्या नाम दिया गया है उसको? IDL, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहीं से तो गुजारा गया है भाई, यहीं से गुजारा गया है ना। ये पूरा सागर है, प्रशांत महासागर, इसी के बीच से कौन सी रेखा गुजारी गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, IDL। तो इसी बेरिंग जलसंधि के पास से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बेरिंग, क्योंकि बेरिंग जलसंधि यूरेशिया को अलास्का से या उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, और यहीं से गुजारी गई है। 180 डिग्री की रेखा गुजर रही है, लेकिन डेट लाइन को यहाँ पर मोड़ दिया गया है, क्योंकि डेट लाइन कहाँ से निकल रही है? यूरेशिया से निकल रही है। अब मैंने बताया था अगर डेट लाइन किसी एक द्वीप से या किसी देश से निकलेगी तो उसके पूरब में कुछ दिन होगा, उसके पश्चिम में कोई दूसरा दिन होगा, दिन में अंतर आ जाएगा, तो इसीलिए मोड़ दिया गया है। मैंने बताया था IDL में 8 मोड़ दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कितने मोड़ दिए गए हैं? 8 मोड़ दिए गए हैं, तो इसीलिए मोड़ दिए गए हैं सब, ठीक। तो ये तो कुछ हो गए जो है खाड़ियों के नाम। और इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हो ये द्वीप बहुत ज़्यादा यहाँ क्या है, छोटे छोटे झील हैं, छोटे बड़े, ये सब ऐसे इस तरीके से बहुत सारे झील हैं। अब ये सब झील जो है हिमानिक प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं भाई। यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 66.5 डिग्री की आर्कटिक वृत्त। कौन सी रेखा? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यहाँ से निकलती है कनाडा से। तो यूरोप के वो उत्तरी अमेरिका के किस देश से आर्कटिक वृत्त निकलती है? कनाडा के उत्तरी भाग से। और यूरोप का मैंने बताया था, यूरोप के कौन कौन से देश से गुजरती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। और एशिया के तो रूस से गुजरेगा ही, साइबेरिया वाले हिस्से से, ठीक है। तो ये आर्कटिक वृत्त इन देशों से, अब इनको तो गिन सकते हो, 5-6 ही देश तो हैं। आर्कटिक वृत्त किन देशों से होकर गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा हो गया, ठीक। और ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। तो कभी प्रश्न आ सकता है क्या डेनमार्क से गुजरती है? तो मुख्य भूमि से नहीं गुजरती है, लेकिन डेनमार्क के कब्जा किए हुए द्वीप से गुजरती है, ग्रीनलैंड के। तो यह नज़र आपको रखना है। और यूरोप के जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, 4 देश हो गए। और 5 ये हो गया, 5 और एक एशिया का रूस चाहे वो चाहिए एशिया मान लो चाहे यूरोप, तो 5 ही देशों से तो गुजरती है आर्कटिक वृत्त। उत्तर में आर्कटिक वृत्त 5 ही देशों से तो गुजरती है, तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से अब ये आर्कटिक वृत्त के आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ सर्दी ज़्यादा होगी, और सर्दी ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है? बर्फ जमा रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो ये हिमानी द्वारा यहाँ पर बहुत सारे झीलों का निर्माण हुआ है। कनाडा के जितने भी झील बने हैं किससे बने हैं? हिमानी प्रक्रिया से। किससे बने हैं? हिमानी प्रक्रिया से। जब हम हिमानी प्रक्रिया से निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ बताएंगे पूरी प्रक्रिया की कैसे निर्मित होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक। तो इतना यहाँ जान लो कि ये हिमानी से बने हैं। अब ये झील अब इस तरीके से अगर पृथ्वी मूवमेंट कर रही है तो आने वाले समय में आप कल्पना कर सकते हो ना कि ये वाला हिस्सा भी टूट जाएगा, मुख्य भाग से ये टूट जाएगा इस तरीके से। नहीं भाई, इधर ये 5 झील है ही हैं और इधर ये सब झील ही झील हैं। अब ये झील ऐसे एक रेखा बनेगी तो ये इतना हिस्सा अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये जब अलग हो जाएगा तो ये भी कुछ द्वीप बन जाएंगे अलग होकर मुख्य भूमि से। तो इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हो। अब इनमें कौन कौन से द्वीप हैं? तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 5-6 द्वीप हैं। द्वीप कह रहा हूँ, द्वीप निकल रहा है मुझसे, वो झील, ठीक है। तो यहाँ पर है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील, कौन सा झील? ग्रेट बियर। बियर मतलब भालू, तो ये बड़ा सा भालू की तरीके से होगा।
तो इसका नाम रख दिया गया है ग्रेट बियर झील। इसके बाद ग्रेट स्लेव झील है। ग्रेट स्लेव, स्लेव किसको कहते हैं? दास को कहते हैं। स्लेव किसको कहते हैं? दास को कहते हैं। तो याद रखो, पहले भालू है, बियर है, बियर के बाद में क्या है? दास है, स्लेव है, स्लेव के बाद में रेंडियर है। अब रेंडियर किसको कहते हैं? रेंडियर भी एक भालू है। रेंडियर एक प्रकार का भालू होता है जो कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों, बर्फ के क्षेत्रों में। तो रेंडियर के नाम से एक झील है। और फिर अथाबास्का झील है। कौन सा झील है? अथाबास्का। तो इस तरीके से कभी कभी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, चारों झीलों का नाम दे देगा, फिर कहेगा उत्तर से दक्षिण झीलों की दिशा बताइए, वो क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण झीलों की क्रम बताइए। तो सबसे पहले है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, रेंडियर झील और अथाबास्का झील। ठीक, तो ये उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ग्रेट लेक्स आता है। कौन सा? महान झील आता है। ठीक, अब अमेरिका, ये तो अमेरिका की कुछ बातें हो गई। अब इसके अलावा ये इनमें कुछ पर्वत पहाड़ पाए जाते हैं। देखो, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अमेरिका में ही पाई जाती है, अमेरिका महाद्वीप में ही पाई जाती है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अब कहोगे दूसरी सबसे लंबी, तो पहली कहाँ पाई जाती है? पहली इसी के भैया के पास पाई जाती है। इसका भैया कौन है? दक्षिणी अमेरिका। इसका भाई कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका। भाई दोनों भाइयों को खोजा कौन था? अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी ने बताया था कि दो अलग अलग महाद्वीप हैं बड़े बड़े, और उसी के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया। तो इसका भाई तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी फैला हुआ है। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इसके सहारे, जिसको बोलते हैं एंडीज। क्या बोलते हैं? एंडीज। हम जब दक्षिण अमेरिका पढ़ाएंगे तो वह बताएंगे। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। और दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज है। कौन सी है? रॉकीज। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे फैली हुई है, इस तरीके से, जिसको कहते हैं रॉकीज। क्या कहते हैं? रॉकीज। रॉकीज लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 6000 किलोमीटर। और भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो लगभग 3200 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 3200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है फैली हुई है। कौन? रॉकीज और एंडीज। तो रॉकीज पर्वत किसमें है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और एंडीज पर्वत किसमें है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये अब ये चूंकि ये सिर्फ इसी तरीके से एक पर्वत श्रृंखला नहीं है। जैसे भारत में हिमालय पर्वत मुख्य रूप से पहचाना गया है, 3 भागों में बटी है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ऐसे ही इसकी तट के सहारे बहुत सारे श्रेणियां हैं, तो इनके अलग अलग नाम हैं। अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैक्सिको में है। ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ पर्वत श्रृंखला जिसको क्रुक पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रुक पर्वत श्रृंखला। ठीक, यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मैकेंजी पर्वत श्रृंखला। और अलास्का में यहाँ पर है जिसको अलास्का पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलास्का पर्वत श्रृंखला। तो ये सब जो है किसके भाग हो गए? इसी के जो है रॉकीज के ही अलग अलग नाम हो गए, रॉकीज के ही अलग अलग नाम हो गए। और यहाँ पर आकर के मैक्सिको में सियरा माड्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सियरा माड्रे, सियरा माड्रे। सियरा माड्रे ही रॉकीज का यहाँ पर अलास्का में नाम है, वो अलास्का कह रहा हूँ, मैक्सिको में क्या नाम है? सियरा माड्रे। अभी इसके 2 भाग है, सियरा माड्रे के 2 भाग है, एक पश्चिम में है, एक पूरब में है। पूरब को पूर्वी सियरा माड्रे बोलते हैं, पश्चिम को पश्चिमी सियरा माड्रे बोलते हैं। ठीक, तो ये सियरा माड्रे हैं। अब ये रॉकीज है। अब इसके अलावा इसके तट पे बहुत सारे पर्वत श्रृंखला जिसको बोलते हैं कोस्टल रेंज। क्या बोलते हैं? कोस्टल रेंज। इनके भी जगह जगह अलग अलग कई नाम हैं। तो अब ये कोस्टल रेंज और इन दोनों के बीच में जो है पठार पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में पठार पाए जाते हैं। यानी जो रॉकीज पर्वत है और तटवर्ती जो पर्वत है कोस्टल रेंज है, इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। भाई भारत में आपने देखा, अभी देखा कहाँ? दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाए। भारत में जैसे ये वाला इधर क्या पाया जाता है? वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट नहाने वाला घाट नहीं है कि जा करके आप डुबकी लगा के आ जाओ। ये कौन से घाट है? ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक, ये घाट के किनारे हैं, इसलिए इनको घाट कह दिया गया है। कौन से घाट के किनारे? एक अरब सागर के घाट के किनारे है और एक बंगाल खाड़ी के घाट के किनारे है, तो इसलिए इनको घाट कह दिया गया। लेकिन ये घाट से लगी हुई नहीं है, घाट से लगी हुई क्या है? जो है मैदान है। घाट से लगा हुआ क्षेत्र क्या है? मैदान है। ठीक, तो यहाँ पर मैदान ना होकर के क्या है? पठार है। भाई 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का
अब देखो इस तरीके से पठार क्या होता है एक्चुअली, ये पर्वत है और इसके बीच में थोड़ा सा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, पठार। ठीक, और जो एकदम सपाट होता है, एकदम सपाट मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आपने जो है वो रखी, एक गाड़ी रखी ऐसे चाबी भर के खिलौना वाली और जो है सीधे चल दी, ऐसा नहीं समतल होता। तो पर्वत, पठार और मैदान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। मैदान जो होता है चौरस होता है, ऐसा नहीं एकदम बिल्कुल मेज की तरीके से नहीं होगा, चौरस होता है, लेकिन उससे ऊंचा उठा हुआ भाग जो चौरस भी हो और ऊंचा उठा हुआ भी भाग, तो उसको बोलते हैं टेबल लैंड। क्या बोलते हैं, टेबल लैंड। अब ये क्या है, टेबल है, ये क्या है, टेबल है। अब टेबल की, अभी टेबल क्या है, ऊंचा उठा हुआ है, ठीक, और ये क्या है, जमीन है, नीचे है, समतल है, तो ये मैदान हो गया। और ये थोड़ा सा ऊंचा उठ गया, क्या हो गया, टेबल लैंड। तो टेबल लैंड को हिंदी में कहते हैं पठार, टेबल लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, पठार। तो ये टेबल लैंड हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे उठा दिए, ये क्या हो गया, पर्वत हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा ऊंचाई के आधार पे अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच में अब ये इधर पर्वत है कोस्टल लैंड, और इधर पर्वत कोस्टल पर्वत है, और इधर पर्वत है रॉकीज। इन दोनों के बीच में जो पठारी भाग है, अब दो पर्वतों के बीच फंसा हुआ पठार क्या कहलाएगा, अंतर पर्वतीय पठार। क्या कहलाएगा, अंतर पर्वतीय पठार। तो सबसे ज्यादा अंतर पर्वतीय पठार कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका जो पठार होगा, मैक्सिको का पठार मैक्सिको में होगा। ठीक, मैक्सिको का पठार। इसके बाद में यहाँ पर कोलंबिया का पठार होगा, यहाँ पर क्या होगा, कोलंबिया का पठार होगा। यहाँ पर कोलोराडो का पठार होगा, कोलोराडो का पठार। यहाँ पर ग्रेट बेसिन होगा। अब बेसिन आपने देखा होगा, घर में बेसिन में हाथ धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं, और बेसिन का साइड का हिस्सा क्या होता है, उठा होता है, साइड का हिस्सा उठा होता है, और नीचे गड्ढा होता है, उसमें पानी गिरता है और हम लोग हाथ धुलते हैं, तो उसको बेसिन ही तो कहते हैं। तो ऐसे यहाँ बेसिन है, लेकिन बेसिन मैदान होता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर ये बेसिन मैदान नहीं है, क्या है, पठार है। अब ये दोनों तरफ उठा हुआ हिस्सा है, और उससे नीचे उठा जो है हिस्सा है, तो उसको क्या कह दिया गया, ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन क्या है, पठार है, मैदान ना होकर के क्या है, पठार है। कहाँ पर है, अमेरिका में है। ये ग्रेट बेसिन कहाँ, यूएसए में है। और ग्रेट बेसिन के नीचे यहाँ पर आओगे तो जो है मैक्सिको का पठार है, यहाँ पर क्या है, मैक्सिको का पठार है। तो इस तरीके से ये पठार है जो क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है। कौन से पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक, और ये किनके किनके बीच में है, रॉकीज पर्वत और कोस्टल रेंज के बीच में है। ठीक, और इसी तरीके से इधर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत। इधर एक पर्वत है पश्चिम पूरब साइड में, ये तो पश्चिम के पर्वत हो गए, और पूरब साइड में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। तो ये पूरब साइड में है। अब अपलेशियन पर्वत, जैसे कि भारत में अरावली पर्वत है पुराना, ठीक, हिमालय पर्वत तो नवीन है। ये जितने पर्वत बने हैं, रॉकीज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज, ये सब पर्वत क्या है, हिमालय के साथ पैदा हुए हैं टर्सरी युग में। कब पैदा हुए हैं, तृतीय कल्प में। तो इनको नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत। अब पर्वत कैसे जन्म लेते हैं, सब हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये सब इनका निर्माण किसके साथ हुआ, हिमालय पर्वत के साथ हुआ है। ठीक, तो ये इसीलिए ये सब क्या है, नवीन पर्वत है, बाद में हुए। लेकिन अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना है। अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अपलेशियन। अब पुराना होगा तो यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे, बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे। जैसे भारत में पठारी क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, ऐसे क्योंकि पठारी क्षेत्र भारत का क्या है, पुराना भाग है। ऐसे यहाँ पर पुराने भाग में अपलेशियन क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। खनिज में यहाँ लोहा हो गया, कोयला हो गया, इस तरीके से। इसीलिए ज़्यादातर उद्योग धंधे यहाँ पर संकेंद्रित हैं। कहाँ पर, इसी अपलेशियन पर्वत के आसपास। ठीक, और यहाँ भी कुछ पठार हैं। एक है आपका ओजार्क पठार, यहाँ पर एक पठार है ओजार्क पठार, यहाँ पर एक पठार है एडवर्ड पठार। कौन सा पठार, एडवर्ड पठार। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पठार हो गए, लेकिन ये अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। ये क्या है, अंतर पर्वतीय पठार है इधर के। यहाँ पर जो है मैदान है, यहाँ पर क्या है, मैदान है, जिसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेन्स। जैसे भारत में मैदान है, उत्तरी मैदान जो है उत्तर का विशाल मैदान। भारत के मैदान का क्या नाम है, उत्तर का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसीलिए ग्रेट प्लेन यहाँ पर है, कहाँ पर, कनाडा और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका। अब जब प्लेन है तो कृषि होती होगी, यहाँ पर प्लेन है तो कृषि होती होगी। तो यहाँ पर गेहूं की खेती बढ़िया होती है, यहाँ पर गेहूं की खेती बढ़िया होती है। और इस प्लेन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस प्लेन को क्या बोलते हैं, प्रेरी, घास के मैदान। क्या बोलते हैं,
प्रेरी घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? प्रेरी। अब बताओ ये उष्ण होंगे या शीतोष्ण होंगे? क्या होंगे भाई? कर्क रेखा तो यहाँ है, इसके उत्तर में है, तो ये शीतोष्ण कटिबंध में होंगे कि उष्ण कटिबंध में होंगे? शीतोष्ण कटिबंध में होंगे। कर्क रेखा और जो है आपके आर्कटिक वृत्त का भाग क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। कौन से? अमेरिका के ये ग्रेट प्लेन्स, अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरी। क्या बोलते हैं? प्रेरी घास के मैदान। अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरी घास के मैदान। और यूरोप के घास के मैदान को स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। ठीक, वो घास के मैदान हम पढ़ाएंगे इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रेरी घास के मैदान है। अब इन मैदानों में खेती की जाती है, तो गेहूं की खेती बढ़िया होती। कनाडा में एक विनिपेग शहर है, विनिपेग शहर से गेहूं का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। ठीक, कनाडा का शहर विनिपेग। तो इस तरीके से यहाँ गेहूं की फसल होती है। इसके अलावा अमेरिका जो है मीट का उत्पादन भी करता है। अमेरिका मीट का उत्पादन करता है, और मीट के उत्पादन में सूअरों को मीट का ज़्यादा उत्पादन करता है। ये सारे सूअर बहुत खाते हैं, अंग्रेज फंग्रेज ये। तो सूअरों का पालन ये करता है अमेरिका। और क्या खिलाता है? मक्का खिलाता है। अमेरिका सूअरों को क्या खिलाता है? मक्का खिलाता है। हम यहाँ मक्का बड़े चाव से खाते हैं, और वहाँ के मक्का कौन खाते हैं? सूअर खाते हैं। और यहाँ पर मक्का जब शादी में जाते हैं ना, वो वाले उबाले हुए मक्का देते, कहते हैं अमेरिकन कॉर्न है। क्या है? अमेरिकन स्वीट कॉर्न है। सर सूअर खाते हैं, उनका हमको यहाँ खिला रहे हैं शादी विवाह में, कहते हैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न है। और अमेरिकन स्वीट कॉर्न कौन खाता है? अमेरिका के सूअर खाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये सूअरों की बहुत बड़ी मांस मंडी यहाँ है अमेरिका में। ठीक, तो ये यहाँ के सूअरों को जो है, तो इसीलिए जहाँ यहाँ पर इस वाले बेल्ट में जो है मक्के की खेती की जाती है, तो इसको मेज बेल्ट बोलते हैं। अमेरिका की मेज बेल्ट या मक्का पेटी, अंग्रेजी में मेज, मक्का को मेज कहते हैं। तो मेज MEAIZD मेज है, तो मेज बेल्ट इसको बोलते हैं अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में है मेज बेल्ट, मक्के की पेटी है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर गेहूं की 2 प्रकार की फसलें होती हैं। एक उत्तर में जाओगे तो शीत प्रकार की हो जाएगी, दक्षिण में उष्ण प्रकार की फसल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अभी खेती होती है, हम पढ़ाएंगे तब सब चर्चा करेंगे। तो ये ग्रेट प्लेन्स है, मैदान है। अभी ग्रेट प्लेन्स प्रश्न आता है, ग्रेट प्लेन्स अमेरिका में किन 2 जो है पर्वतों के बीच में है? तो अपलेशियन और रॉकीज पर्वत के बीच में। किसके बीच में? अपलेशियन और रॉकीज पर्वत के बीच में क्या है? ग्रेट प्लेन है, अमेरिका के महान मैदान है। ठीक, तो ये झीलों की बात हो गई और ये सब ग्रेट प्लेन्स की बात हो गई। इस तरीके से जो है उत्तरी अमेरिका के बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ अध्ययन किया। नदी वगैरह है, तो नदी वगैरह का हम लोग अध्ययन बाद में अलग से सारी नदियों का अध्ययन करेंगे।